हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेलिएंट इंग्लिश एडु सर्विस। मैं हूं संदीप कुमार सोनी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में जो टेंशन्स क्रिएट हुए हैं बॉर्डर को लेकर के, उसके बारे में एक छोटा सा रिकैप देखें कि ये टेंशन शुरू कहाँ से हुआ है। ये टेंशन जैसे ही हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जैसे ही कैलाश मानसरोवर का रूट का जैसे ही 8 मई को उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, उसके बाद से ये टेंशन्स दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके अलावा हम एक चीज़ और भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, कल ही यानी कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 मई को, तो 21 को ही उन्होंने नेपाल के पार्लियामेंट में एक बहुत ही खराब बयान दिया है इंडिया को लेकर के, उसके बारे में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जितने भी आगे के आने वाले अपडेट्स हो मेरे चैनल के माध्यम से वो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक से ही शुरुआत करेंगे कि नेपाल की बेसिक से ही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नेपाल को लेकर के वो हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा नेपाल। आपको पता है इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के लगभग नॉर्थ और ईस्ट के पार्ट में के बीच में ही आता है नेपाल और इसकी कैपिटल काठमांडू है। फॉर्मेशन जो है 1769 में हुआ था, मतलब ये एक नेशन बना था 1769 में। इससे पहले भी नेपाल हुआ करता था लेकिन एज ए नेशन नहीं हुआ करता था। उसके बाद ये एक फेडरल रिपब्लिक बना। फेडरल रिपब्लिक कहने का मतलब जहाँ पर कि क्या होगा कि लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किया जाएगा और उन व्यक्तियों के द्वारा सरकार चलाई जाएगी। और फेडरल रिपब्लिक में ये एक प्रथा होती है कि मतलब जो सब कुछ जो पावर होता है वो सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, यानी जो सेंटर होते हैं उन्हीं के पास सारी की सारी पावर हुआ करती है, ठीक है। तो ये फेडरल रिपब्लिक बना था 2008 में। उसके बाद नेपाल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाल फिलहाल ही बनी थी, आज से इस साल से लगभग 5 साल पहले यानी 2015 को ये बनी थी। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2.81 करोड़ पॉपुलेशन है। कहने का मतलब 2 करोड़ 81 लाख 2018 के ईयर के आधार पर ये वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट दर्शाया था। और नेपाल में अगर हम बात करें तो नेपाल, पता है आपको, वो हिमालय के आसपास ही पड़ता है, इसलिए वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुआ करती है। इस वजह से वहाँ पे नदियाँ भी बहुत हैं और करीब 6000 के आसपास छोटी से लेकर के बड़ी नदियाँ हैं, जिसमें से कि लगभग 12 के आसपास बहुत बड़ी नदियाँ हैं जो कि लगभग 100 किलोमीटर से बड़ी है। और उसके बाद और छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है। और कुछ मेन रिवर की अगर हम बात करें तो नेपाल के जो मेन रिवर हैं जो कि है घाघरा, कोशी, कमला, बागमती, इसके अलावा गंडक भी है, फिर बूढ़ी गंडक भी है और भी बहुत सारी नदियां हैं। अब देखिए टेंशन्स क्या क्रिएट हुआ है। टेंशन ये क्रिएट हुआ है कि उत्तराखंड का, ये मैंने मैप में उत्तराखंड बनाया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये इधर का पार्ट मैंने नहीं बनाया था क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा ले रहा था। मैंने उत्तराखंड का मैप बनाया यहाँ पर और ये जो एरिया है उत्तराखंड का, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। ये एरिया पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और इस एरिया में जो एक जगह है काला पानी, इस एरिया ये लगभग इस एरिया के अराउंड में आता है, ठीक है। यहाँ पर जो आता है इसको लेकर के नेपाल ने अपनी क्लेम दर्शाई है कि मतलब ये एरिया जो है वो मेरे अंदर आता है। उसके अलावा लिम्पियाधुरा, इसको लेकर के भी अपना उसने जो है सो हक जताया। फिर लिपुलेख को भी लेकर के अपना उसने हक जताया है, ठीक है। अब तो ये 3 जगह है जिसको कि लेकर के नेपाल ने ये कहा है कि ये टेरिटरी जो है वो हमारे अंतर्गत आती है। अब ये कहाँ तक सही है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का नेपाल से बाउंड्री लगभग 1850 किलोमीटर के आसपास है। ये सोर्स मैंने लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना। ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने सोर्स किन किन को लिया है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, इसके अलावा मैंने क्विंट का भी सोर्स लिया है, ठीक है। उसके अलावा हमने एनडीटीवी का भी सोर्स लिया है और एनडीटीवी के बाद हमने फिर द इंडियन एक्सप्रेस का भी सोर्स लिया है। उसके अलावा द हिंदू का भी मैंने सोर्स लिया है, ठीक है। रेफरेंस मैंने यहाँ से सारी चीज़ें उठाई है, ठीक है। तो ये सब जो बातें होगी वो इन सब के आधार पे बेस्ड होगी। मेरा इसमें कोई कहना नहीं होगा। ये सब जो बातें कही गई हैं
इन माध्यमों के द्वारा हम वो बात आपको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंडिया की अगर हम बाउंड्री की बात करें तो 1850 किलोमीटर के आसपास का बाउंड्री है नेपाल से इंडिया का। और अगर बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी बॉर्डर है तो डिस्प्यूट तो हो ही जाता है। और दो बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है हर हमेशा इंडिया और नेपाल के बीच में जब कभी भी बात आती है। एक तो ये काला पानी 400 किलोमीटर स्क्वायर का, ये यहीं के एरिया जो है ये। और उसके बाद है नेपाल सुस्ता। नेपाल अगर आप इस मैप की बात करें तो ये तो आपका इंडिया का पार्ट हो जाता है। फिर अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल इस तरीके से यहाँ से आकर के यहाँ पर इस तरीके से आता है। फिर यहीं पर एक यहाँ पर एक पार्ट आता है जहाँ पर कि इस एरिया को लेकर के नेपाल इंडिया के साथ बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये दोनों डिस्प्यूट है, लेकिन एक बात ये है कि ये जो डिस्प्यूट है ये मेन डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन एरिया पे पड़ता है। ट्राई जंक्शन, ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है, और ये 3 रूट पे पड़ता है। जैसे आप यहाँ देखिए तो ये जो पार्ट कहलाएगा ये यहाँ से इधर, ये इंडिया का पार्ट है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक लगभग इस तरीके से जो आता है ये नेपाल पड़ता है। और इधर जो आता है ये इस एरिया का ये तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत जिसको कि आप हमेशा जानते हैं कि मतलब चाइना ये कहती है कि ये मेरा टेरिटरी है और इस पे आप जो सो कोई दूसरी कंट्री हमारे इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ या फिर इसके पक्ष में कुछ नहीं बोल सकती है, ठीक है। और मानसरोवर झील की, कैलाश मानसरोवर के पर्वत की अगर हम बात करें तो इंडिया से जो रास्ता जाती है वो इसी होकर के ये यहाँ पे आता है, ठीक है, जो कि तिब्बत में पड़ता है, जो कि चाइना का टेरिटरी, चाइना जो कहती है कि वो मेरा टेरिटरी है, ठीक है। तो इस पार्ट को लेकर के और यहाँ पे 3 कंट्री आपस में मिलती है। यहाँ आपने देखा यहाँ पर ये चाइना मिल रही है, ये नेपाल मिल रहा है और उसके बाद इधर अपना इंडिया मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये मैटर तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था शुरुआत में कि ये मैटर अराइज कब से हुआ, कैसे शुरू हुआ। आफ्टर इनॉग्रेशन ऑफ 80 किलोमीटर रूट। जैसे क्या हुआ कि ये 80 किलोमीटर रूट जो है इसकी शुरुआत की गई एनुअल कैलाश मानसरोवर यात्रा। आपको पता है भारत हर साल जो है सो कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करती है, तो ये एनुअल हुआ करती है, साल में एक बार हुआ करती है। और ये 80 किलोमीटर की रूट का इनॉग्रेशन किया गया। ये थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है, पूरी तरीके से ये बना नहीं है, थ्रू पिथौरागढ़। और ये जो रास्ता जाती है ये इसी होकर के पिथौरागढ़ होकर के ही यहीं से वो रास्ता निकलती है, ठीक है। ऑन 8 मई मतलब 8 मई को ये जो है इनॉग्रेशन किया गया था हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। और ये जो रूट है, ठीक है, ये एक अल्टरनेट रूट है। वो किसका अल्टरनेट रूट है? तो नाथुला बॉर्डर का, जो कि सिक्किम के तहत होकर के जाया करता है। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करें तो लगभग यहाँ के आसपास दिल्ली आता है, ठीक है। दिल्ली से अगर कोई व्यक्ति अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाए, ठीक है, तो वो इस तरीके से आराम से यहाँ से पहुँच सकता है। और पहले जो हमारा जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुआ करती थी, ये क्या हुआ करती थी, हमें सबसे पहले यहाँ से जाना पड़ता था किधर, यहाँ से पहले हम जाते थे दिल्ली से। जैसे ही हम गुजरते थे तो यूपी में आते थे, यूपी के बाद बिहार में आते थे, बिहार के बाद फिर सिक्किम में आते थे, और सिक्किम के बाद फिर हम जा कर के चाइना के प्रोविंस में हम लोग एंटर करते थे। और फिर वहाँ से फिर घूम करके इस तरीके से ऐसे घूम करके फिर हमको यहाँ आना पड़ता था। लेकिन यहाँ से बहुत ही नज़दीक हम तुरंत पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब इस यात्रा में बहुत लंबा समय भी लगता था, और इसमें यह भी बात ये हुआ करती थी, ठीक है, कि अगर इस रूट से जाया करते थे तो एक तो यात्रा बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाया करती थी। इसके अलावा इंडिया कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली से जाना चाहता है अभी भी, अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहता है तो उसको 80% एरिया जो है वो चाइना का कवर करना पड़ता था। चाइना के टेरिटरी में उसको 80% एरिया चलना पड़ता था, और इंडिया में सिर्फ 20% ही उसकी यात्रा हुआ करती थी। लेकिन इस रूट के बन जाने के बाद क्या होगा कि इंडिया में वो आदमी लगभग 84% अपनी यात्रा कवर करेगा। 84% अपनी यात्रा जो है वो भारतीय जमीन क्षेत्राधिकार में करेंगे, और उसके बाद 16% जो बच जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ करेंगे नेपाल, माफ़ कीजिएगा, ये चाइना के टेरिटरी में, चाइना के रीजन में, ठीक है। अब ये आपने समझ लिया कि कन्फ्लिक्ट क्या है। अब कन्फ्लिक्ट जो है वो किस चीज़ को लेकर के है। देखिए 1816 में एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, जो कि संधि हुई थी सगौली की संधि।
और ये जो संधि हुई थी नेपाल और उस समय हमारे इंडिया पे ब्रिटिश शासन किया करते थे उसके अनुसार। और ये संधि किस चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया था, तो वहाँ की एक नदी है जिसको कि काली नदी कहा जाता है, या फिर उसी काली नदी को महाकाली भी कहा जाता है, या फिर उसी को शारदा भी कहा जाता है, इसको लेकर के। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी है वो ये कहती है, जैसे सपोज कि यहाँ पर वो नदी है, तो नदी जो है उससे इधर का जो एरिया कहलाएगा वो आपका इंडिया का एरिया कहलाएगा, और नदी के इधर का जो रास्ता एरिया कहलाएगा वो नेपाल का एरिया कहलाएगा। तो कन्फ्लिक्ट वाली तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कि नदी के इस तरफ नेपाल है और नदी के इस तरफ जो है वो इंडिया है, और इस पे दोनों सहमत भी है। लेकिन कन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर के, विवाद किस बात को लेकर के है, तो उसकी ओरिजिन को लेकर के। ठीक है, मतलब वो शुरू कहाँ से होती है। नेपाल का ये कहना है कि इसकी शुरुआत जो होती है वो लगभग यहाँ के आसपास से होती है। ठीक है, वो लगभग यहाँ के आसपास होती है। अगर यहाँ के आसपास लगभग होती है तो इतने बड़े एरिया, ये जो एरिया इंडिया का पड़ता है, ये कहलाएगा क्या कि वो नेपाल का पार्ट है। ठीक है, लेकिन इंडिया ये कहती है कि नहीं, इसकी जो ओरिजिन है, इसका जो उद्भव हुआ है वो यहाँ से हुआ है, और ये यहाँ से हुआ है, इसलिए ये एरिया जो है, ठीक है, ये मेरे अंतर्गत आता है। तो इसके ओरिजिन को लेकर के, ये काली रिवर जो है ये शुरुआत कहाँ से हुई है, इसको लेकर के जो है थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, और ये अक्सर हुआ करता है। ठीक है, इतनी बड़ी तो बात हो ही गई। इसके अलावा कल ही नेपाल के पार्लियामेंट में, वहाँ की संसद में, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, उन्होंने बहुत ही एक खराब वक्तव्य दिया। वो ये, उन्होंने ये कहा कि इंडियन वायरस लुक्स मोर लीथल देन चाइनीज इटालियन। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो वायरस है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वो खतरनाक है, किसकी तुलना में, चाइनीज़ वायरस की तुलना में और इटालियन वायरस की तुलना में। कहने का मतलब ये है कि जो वायरस है अभी कोरोना वायरस जो है, और उससे जो डिजीज़ हुआ कोविड-19, तो वो जो डिजीज़ हुआ है, ठीक है, वो जो डिजीज़ जो शुरुआत हुआ था चाइना से और फिर बहुत ही ज़्यादा फैला, फिर इटली में जाकर के, इंडिया का जो है वायरस वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा वो जो है वाइटल है, बहुत ही ज़्यादा लीथल है, खतरनाक है। ये कहना हुआ KP शर्मा ओली का, जो कि अपने आप में बिल्कुल खराब वक्तव्य है। और ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी आज 22 मई को, तो नेपाल में टोटल केस जो है वो कोविड-19 के पेशेंट की, तो वो 487 के अराउंड में है। ठीक है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगले कुछ आगे वाले दिनों में ये बहुत ही ज़्यादा एक रैपिडली वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, लेकिन ये वक्तव्य बिल्कुल समझ से परे हैं, और ये वक्तव्य को बहुत सारे इंडियन मीडिया ने हाईलाइट भी किया है। ठीक है, इसको जो है CNN ने हाईलाइट किया है, फिर उसके अलावा जो क्विंट से हैं उन्होंने हाईलाइट किया है, फिर NDTV ने भी इस न्यूज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कीजिए। हुआ क्या है कि नेपाल के जो PM हैं, उनकी पार्टी जो है वो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है। ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या हुई कि अंदर ही अंदर दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। ठीक है, और आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट जैसे ही है, और चाइना में भी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है, तो विचारधारा कहीं ना कहीं दोनों की मिलती है। और वो ये नहीं चाहता था, चाइना ये नहीं चाहता था कि मतलब एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो विघटन हो। उसने क्या किया, डायरेक्ट जो है पार्टी के मेंबर से बात की। जी हाँ, गवर्नमेंट से नहीं, डायरेक्ट पार्टी के अंदर के मेंबर से बात की गई, चाइना के इन्वॉय के द्वारा, चाइना के लोगों के द्वारा। ठीक है, और जो कि मतलब जैसे इनकी कुर्सी लगभग जाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही कुछ बैक आया, कुछ सपोर्ट किया गया चाइना के द्वारा, चाइना ने क्या किया, इस तरीके की अपनी जो है रणनीति तैयार, नेपाल ने अपनी इस तरीके की रणनीति तैयार की। PM ने इंडिया के खिलाफ कुछ बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, जबकि इस मैटर को लेकर के हर बार कहा जाता है कि जब कभी भी कन्फ्लिक्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक बायलैटरल टॉक करेंगे और नेगोशिएट करके जो है द्विपक्षीय वार्ता होगी और देख लिया जाएगा, और बात करके हम अपने मामले को शांत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने कोविड-19 की जब आउटब्रेक शुरू हुई थी, उसी समय इंडिया ने बहुत सारा मदद भी भेजा था। हम लोगों ने ऊपर से मतलब एक तरीके से नेपाल का बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया है। ठीक है, इंडिया ने नेपाल को क्या क्या हेल्प किया है, तो मतलब इसेंशियल मेडिसिन का डोज उसने दिया है। ठीक है, 8,25,000 8,25,000 मेडिकल
डोज हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। 3,20,000 के आसपास पैरासीटामोल की टैबलेट्स हम लोगों ने उनको दी है। उसके अलावा 2.5 लाख का डोज हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये हमने दिया, और ये हमने एज ए डोनेट किया है। ठीक है, हमने डोनेट किया। डोनेट कहने का मतलब हमने दान में दिया है, दान में दिया है। हमने तो अमेरिका को ये बेचा है, ब्राज़ील को हमने बेचा है, बहुत सारे कंट्री को हमने बेचा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की। बेचने के बाद भी हमारे मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, फिर वो मिल नहीं पाता है, लेकिन हमने इसको एज ए डोनेशन दिया है। हम लोगों ने मदद की है, और ये हो गई। और आपको पता होगा कि इंडिया नेपाल में एक बहुत ही ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया था, उसको लेकर के भी इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 1.6 बिलियन नेपाली रुपीज़ उन्होंने जो है सो दान में दिया था। इसके अलावा और भी नेपाल में, जैसे अब आपको पता है कि 6,000 के आसपास हर बार जो नदियां हैं वहाँ पे, और जब कभी भी मानसून सीज़न आता है तो बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा तबाही होती है, क्योंकि उधर से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उस कंडीशन में भी इंडिया मदद करता है नेपाल की। ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्रों में इंडिया जो है वो मदद किया ही करता है। एक बार और भी जो है सो कई बार, हाल फिलहाल तो हम लोग मतलब इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी प्लांट करने वाली है नेपाल में ही, और उससे बेनिफिट उसी को होगा। ठीक है, लेकिन ये इतनी सारी बेनिफिट देने के बाद भी अगर ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरीके का वक्तव्य देते हैं तो ये कहीं से भी ना, ये ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। आई थिंक ये जितना भी बातें मैंने कही आपको समझ में आ गई होगी, और ये आपने कवर कर लिया होगा जितनी भी बातें की गई है इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर के इशू हैं उसको लेकर के, और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर के। और जाते जाते एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस ज़रूर करें, ताकि आगे के आने वाले जितने अपडेट्स हों आपको मिलते रहें। हैव अ नाइस डे एवरीवन।